अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स IAS 36 है। इसमें हम सिर्फ एक बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि इम्पेयरमेंट कहते किसको है, और फिर नेक्स्ट वीडियोस में हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे इस टॉपिक को। इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स क्या है, इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि फॉर एग्जांपल एक कंपनी है जिसके पास एक मोटर व्हीकल है। फॉर एग्ज़ाम्पल उस कंपनी का नाम जो है वो करीम है। लेट्स से करीम एक कंपनी है और उसके पास गाड़ी है, और इस गाड़ी से वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ करके कैश फ्लोज जनरेट करती है। अच्छा, अब ये जो गाड़ी है ये कंपनी की PPE में आ रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी जो कॉस्ट है वो 100,000 है और जो इसकी लाइफ है वो 5 इयर्स है। अब जब हमारा पहला साल ईयर एंड आया, यानी ईयर 1 का एंड आया, तो हमारे जो कंपनी ने बैलेंस शीट बनाई उसमें नॉन करेंट एसेट्स में ये PPE आ रहा होगा कोई 100,000 डिवाइडेड बाय 5। फॉर एग्जांपल स्ट्रेट लाइन मेथड है तो कोई डेप्रिसिएशन इसका कैलकुलेट होगा 20,000 और ये एसेट रिपोर्ट हो रहा होगा 80,000। अच्छा, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे यानी ईयर 1 के एंड पे एसेट कंपनी की बुक्स में 80,000 का आ रहा है। ये इसकी कहलाती है कैरिंग अमाउंट। ये इसकी कहलाती है कैरिंग अमाउंट। अच्छा, अब दोस्तों कंपनी को कुछ ऐसी इकोनॉमिक सिचुएशन हुई जिसकी वजह से कंपनी को ऐसा लगता है कि ये जो एसेट 80,000 का कंपनी की बुक्स में है ये अपनी ओरिजिनल वैल्यू पे है या नहीं है, इसको कंपनी टेस्ट करना चाहती है। अब टेस्ट करने के लिए कंपनी के पास दो मेथड है वैल्यूएशन के। दो तरीके से कंपनी ये असेस करेगी कि कंपनी की ये जो अमाउंट है, एसेट की जो ये अमाउंट है जो कि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, कि इतने इकोनॉमिक बेनिफिट्स कंपनी को फ्यूचर में इस गाड़ी की मदद से होंगे 80,000 के, क्या ये सही है या इससे कम इकोनॉमिक बेनिफिट्स ये गाड़ी कंपनी को देगी। इसको वैल्यू करने के जो दो तरीके हैं, पहला है कि कंपनी इस गाड़ी की फेयर वैल्यू निकाले कि आज अभी के अभी अगर इस गाड़ी को कंपनी सेल करती है मार्केट में तो कितनी वैल्यू पे ये सेल हो जाएगा। फॉर इंस्टेंस 70,000 रुपीज़ में ये अभी के अभी मार्केट में रेडी बायर खड़ा हुआ है इसको ख़रीदने के लिए कि ये गाड़ी 70,000 की सेल हो जाएगी, और कंपनी को इसको सेल करने के लिए कुछ कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी, कुछ नेसेसरी कॉस्ट जो कि सेल करने के लिए नेसेसरी है। फॉर एग्जांपल 2,000 है, हो सकता है कोई ब्रोकर के चार्जेस हों, कोई भी ऐसी कॉस्ट जो नेसेसरी टू सेल है, इसको हम कहते हैं कॉस्ट टू सेल। इसका मतलब नेट कंपनी के हाथ में अगर कंपनी आज एसेट को सेल करती है तो कोई 68,000 के बेनिफिट्स कंपनी कमा लेगी। अच्छा, इसके दूसरे बरक्स कंपनी क्या कर सकती है, दूसरा ऑप्शन क्या है। ऑप्शन 1 ये था। ऑप्शन 2 ये है कि कंपनी इसको यूज़ करे, सेल ना करे, यूज़ करे। अच्छा, यूज़ करने पे जो कंपनी को वैल्यू मिलेगी इसे कहते हैं वैल्यू इन यूज़। अब कंपनी की जो ओरिजिनल लाइफ थी वो थी 5 इयर्स। अब चूँकि 1 साल गुजर चुका है तो अब रिमेनिंग जो लाइफ है इसकी वो 4 इयर्स रह गई है। अब इन 4 इयर्स में कंपनी इस गाड़ी को ऑपरेट करके जो कैश फ्लोज जनरेट करेगी, कैश इनफ्लोज, वो फॉर एग्जांपल 10,000 पर ईयर है। 10,000 ईयर 1 पे कमाएगी, 10,000 ईयर 2 में कमाएगी, 10,000 ईयर 3 में, और इसी तरह ईयर 4 में भी इस गाड़ी को यूज़ करके यानी चला कर ऑपरेट करके कोई 10,000 के हर साल कैश फ्लोज जनरेट होंगे, और कुछ कैश आउटफ्लोज भी होंगे, कुछ खर्चे भी होंगे, गाड़ी की मेंटेनेंस होगी। सो फॉर इंस्टेंस कोई 1,000 के कोई कैश आउटफ्लोज भी होंगे। हम इस वक्त एग्जांपल को सिंपल रख रहे हैं, अजम्पशन ले रहे हैं कि बिल्कुल कांस्टेंट कैश फ्लोज हैं हर साल। कोई 9,000 का कैश फ्लोज हर साल कंपनी को नेट कैश फ्लो मिल रहा होगा। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इन 4 सालों में कंपनी ने टोटल कितने नेट कैश फ्लोज कंपनी अर्न करेगी,
तो जवाब है 36,000। 36,000 ये वो टोटल नेट कैश फ्लोज हैं जो कंपनी इस गाड़ी से कमाएगी, लेकिन कितने सालों में? 4 सालों में। अगर मैं इस 36,000 की प्रेजेंट वैल्यू निकालूं, प्रेजेंट वैल्यू फॉर एग्जांपल डिस्काउंट रेट हमारा 10% इस वक्त मार्केट में चल रहा है, तो अगर मैं ये पूछूं कि ये 36,000 जो मैंने अगले 4 साल में कमाने हैं, आज के दिन, आज की टर्म्स में, अभी के अभी इसकी क्या वैल्यू होगी, तो आप ज़रूर ये कहेंगे कि इसमें से जो इसका इन्फ्लेशनरी इफ़ेक्ट है वो हम निकाल देंगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अभी एक अजम्पशनरी फिगर ले रहा हूँ कि ये कोई बनता है 32,000 फॉर एग्ज़ाम्पल, यानी इन कैश फ्लोज की जो प्रेजेंट वैल्यू है वो आ गई हमारे पास 32,000। अभी हम ये नहीं सीख रहे कि ये 36, 32 में कैसे कन्वर्ट हुआ, प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगा। अभी हम अजम्पशन ले रहे हैं कि इस 36,000 की जो प्रेजेंट वैल्यू है वो 32,000 आ गई। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, यानी कंपनी अगर आज अभी के अभी इस गाड़ी को सेल करती है तो कंपनी के पास कोई 68,000 रुपीज़ नेट आ जाएंगे अभी के अभी, और अगर इसको यूज़ करती है, चलाती है, ऑपरेट करती है, तो 4 सालों में कोई नेट इतने बेनिफिट्स अभी के अभी आज की टर्म्स में इतने बेनिफिट्स कंपनी को मिल जाएंगे। तो जाहिर सी बात है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के तहत कंपनी किस ऑप्शन की तरफ जाएगी, ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2? डेफिनेटली आप यही कहेंगे कि ऑप्शन 1 की तरफ कंपनी जाएगी, यानी कंपनी इस एसेट को बेचना कंपनी के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो ये जो अमाउंट है, यानी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल और वैल्यू इन यूज़, इन दोनों में जो हायर अमाउंट है ये कहलाता है रिकवरेबल अमाउंट, ये कहलाता है रिकवरेबल अमाउंट। अब कंपनी की बैलेंस शीट की तरफ देखें अगर, तो कंपनी का जो पीपी खड़ा हुआ था बैलेंस शीट में वो 80,000 से था, यानी गाड़ी 80,000 से आ रही थी, जबकि ये बेनिफिट्स, मैक्सिमम बेनिफिट्स इस गाड़ी से कंपनी को जो मिल सकते हैं वो 68,000 मिल सकते हैं। इसका मतलब ये एसेट इस वक्त ओवर स्टेट हुआ है, तो इसको हमने नीचे लेके आना पड़ेगा 68,000 पे, यानी 80,000 में से अगर 68,000 हम निकाल दें तो इसका मतलब हुआ कोई 12,000 का हमारे पास इम्पेयरमेंट लॉस है। तो अब अगर हम बैलेंस शीट को रिवाइज़ करें, दोबारा से बनाएं, तो हमारे पास पीपी जो 80,000 से आ रहा था, इसका हम लोग कोई 12,000 का इम्पेयरमेंट लॉस दिखाएंगे और इस एसेट को 68,000 पे लेकर आ जाएंगे। अगर मैं इसकी जर्नल एंट्री बनाऊं तो जर्नल एंट्रीज की बनेगी कि इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट 12,000 से और पीपी क्रेडिट हो जाएगा 12,000 से। अब ये एसेट अपनी ओरिजिनल वैल्यू पे, सही वैल्यू पे स्टैंड कर रहा है बैलेंस शीट पे। अगर हम इसको समराइज़ करें कि हमने अभी तक क्या पढ़ा और इम्पेयरमेंट लॉस क्या है, तो इम्पेयरमेंट लॉस को हम यूँ डिफ़ाइन कर सकते हैं कि कैरिंग अमाउंट माइनस रिकवरेबल अमाउंट, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो इम्पेयरमेंट लॉस होता है। कैरिंग अमाउंट माइनस रिकवरेबल अमाउंट इज इक्वल्स टू इम्पेयरमेंट लॉस। एंड व्हाट इज रिकवरेबल अमाउंट? रिकवरेबल अमाउंट fair value less cost to sell and value in use, whichever is higher, whichever is higher। इन दोनों अमाउंट्स में जो हायर अमाउंट होगा वो कहलाएगा रिकवरेबल अमाउंट, और इसको हम कैरिंग अमाउंट से कंपेयर करेंगे। अगर कैरिंग अमाउंट हमारा रिकवरेबल अमाउंट से ज़्यादा है तो जितना डिफरेंस ज़्यादा होगा वो इम्पेयरमेंट लॉस होगा। यहाँ पे एक सवाल जहन में आ सकता है कि अगर इस गाड़ी को बेच के मैक्सिमम बेनिफिट्स 68,000 ना होते बल्कि 82,000 होते, तो क्या मैं अपनी गाड़ी की जो वैल्यू इस वक्त 80,000 पे खड़ी हुई थी मेरी गाड़ी, क्या मैं इसको ओवर वैल्यू करूँगा, 82,000 पे लेकर जाऊँगा, 80 से 82 पे लेके जाऊँगा या नहीं लेके जाऊँगा? तो उसका जवाब है नहीं, हम इसको कभी भी ओवर वैल्यू नहीं करेंगे। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के तहत एसेट को आप ओवर वैल्यू नहीं कर सकते, लेकिन हाँ अगर वो अंडर वैल्यू है तो वो रहेगा। तो इम्पेयरमेंट लॉस होता है, इम्पेयरमेंट गेन कभी भी नहीं होता।
तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका ये बेसिक कॉन्सेप्ट था, हमने ये सीखा कि इम्पेयरमेंट कहते हैं किसको है। अब आगे हम मज़ीद इसमें चीज़ों को देखेंगे कि इसमें स्टैंडर्ड में और क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए।